बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते, जहां पर हम आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश करते हैं और आपके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी हमारे इस प्रोग्राम में दिया जाता है। जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि हम बिटसेट के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है। आखिर हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमारे दरमियान कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या किस तरीके से जो है एग्ज़ामिनेशन, गवर्नमेंट के अगर एग्ज़ामिनेशन है तो उनको देना है, कैसे देना है, क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या डिग्री की रिक्वायरमेंट है। सारे सवालों का जो है जवाब आपको यहाँ पे दिया जाता है और वो जवाब हमें देते हैं SM रज़ा साहब, जिनके बारे में बता दूँ फैकल्टी मैथ्स LN ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम और तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवालात आए हैं व्यूवर्स के। व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इस प्रोग्राम की तरफ अपना रुझान दिखाया है और हम भी कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आपकी तमाम क्वेरीज़ के हम जवाब दें। कुछ व्यूवर्स जो हैं नाजरीन वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हमेशा पूछते रहते हैं कि हमारा जवाब नहीं दिया आपने या कुछ इस तरीके के। लेकिन उसमें दो वजह हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि कभी कभी आपके सवाल जो हैं आधे अधूरे रहते हैं, पूरे नहीं रहते हैं सवाल, जिसके लिए हम वो सवाल को छोड़ दिया करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप सवाल लिखते हैं वो हमारे समझ में नहीं आता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो अपना सवाल जो है आप जब हमें ईमेल कर रहे हो, जब भेज रहे हो, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, छोटा ही सवाल रहे लेकिन पूरी मालूमात के साथ अगर आप लिखें कि आप हकीकत में पूछना क्या चाहते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था, जब भी आप सवाल कर रहे हो तो अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें, जिससे हमें और ज़्यादा आसानी होगी आपको सही जवाब देने में। सर जैसा कि हम लोग ने वादा किया था कि बिटसेट के बारे में बात करेंगे जी। एक और एग्ज़ाम के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे, आशना कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा होता है और जब बड़ा हो जाता है, राइट, ठीक है, जो बचपना होता है उसमें हमें पढ़ाई को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लाइक जैसा अभी मैं अगर पढ़ रहा हूँ मास्टर, तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है पढ़ना। जी। लेकिन ये एज पे दिल नहीं लगता, दिल लगता है थोड़ा पढ़ाई में। लेकिन जो बचपन का होता है दौर, वहाँ पे दिल पढ़ाई में नहीं लगता है जी। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या हमें समझ में नहीं आता या हमें समझ में आता है या हम पढ़ना नहीं चाहते? मतलब ऑलमोस्ट 9th और 10th की अगर हम बात करें जी। हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, जो कि हम बहुत मेहनत करते हैं। सबको बोलते हैं हम 8-8 घंटा पढ़ाई करते हैं, 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं जी। तो हम वो सब्जेक्ट के बारे में बात करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर दें। इनफैक्ट मैंने इस प्रोग्राम के पहले एक प्रोग्राम में एक WHO का एक डाटा रखा था। उस डाटा में ये देखा गया स्टडी करके और एक अमेरिकन एजेंसी है उसने भी इसका ऑब्जर्वेशन किया। तो ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि ऑलमोस्ट लगभग 80% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऐसी है जिसका मेंटल एबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। ओके, हाँ बताया था आपने, बताया था मैंने। तो उसमें मतलब जो सब्जेक्ट को समझने के लिए एक माइंड में जो एक ग्रे चाहिए, जो एक लियाकत चाहिए, वो हर बच्चे के अंदर है। परेशानी बस वही है कि जहन को अपने आप को मजबूत करके और ये सोच के कि ये चीज़ बहुत आसान है, मैं समझ लूँगा, अगर इस तरह से शुरुआत की जाए तो चीज़ें अपने आप आसान होने लगती हैं। ओके। मैं यहाँ बच्चों के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि होता क्या है, जैसे किसी एक्सरसाइज को अगर कोई टीचर उसको पढ़ाता है तो सबसे पहला उसका डर बच्चे के दिल में ये होता है कि क्या मैं एक्सरसाइज का सवाल करूँगा, कहीं सवाल करने में गलत ना हो जाए। राइट। तो ये चीज़ जैसे जहन में आती है वो क्वेश्चंस को छोड़ना शुरू करता है और उसमें क्या करता है कि जो आसान चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्राई करता है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन होता है उसको वो छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये बड़ा एक छोटा सा मैं और डे टू डे लाइफ की एक बात मैं रख रहा हूँ सामने जी। ज़िंदगी का कोई भी काम जब आप पहली बार करते हैं तो उसमें गलती होती है। राइट। तो याद करें जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया होगा शुरू में तो बहुत बार गिरे होंगे आप। राइट। तो लेकिन 2-3 बार 4 बार गिरने के बाद जब आपने चलाया होगा तो परफेक्टनेस आई होगी आप में। राइट। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अटैम्प्ट आप करेंगे तो आपसे गलती होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। सर अच्छा, यहाँ एकदम होगी गलती, गलतियाँ होंगी लेकिन उस गलती को आपको प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में जाने से पहले इंप्रूव करना है। ओके। तरीका ये होना चाहिए। ओके। मतलब जैसे अगर मैं बीइंग अ टीचर अपनी बात करूं, बहुत स्ट्रेट कह रहा हूं, अगर मैं किसी क्लास में खड़ा होकर अगर कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर का 100% सवाल मैं भी सॉल्व कर दूं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएशन ऐसा जरूर आएगा, या हो सकता है कि उस वक्त मेरा माइंड उस सवाल की तरफ क्लिक ना कर पाए। तो अगर किसी सवाल को आप पहली बार अटैम्प्ट करते हैं और गलती वो होती है उसमें, तो आप उससे घबराएं नहीं, उसको प्रैक्टिस करें और कोशिश ये करें कि वो गलती एग्जामिनेशन में रिपीट ना हो। ओके, ठीक है जी। हमारी कोशिश रहेगी
सर जैसा कि हमने वादा किया था कि हम बिट सेट के बारे में आप बात करेंगे जी। तो ये हकीकत में बिट सेट है क्या, हमें पता नहीं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिट सेट एंड Fine. ओके इसके पहले साहिद साहब हम लोगों ने और भी नाजरीन से एक दो वादे किए थे, उसमें हमने बताया था कि बीच में कोई भी एग्जामिनेशन अगर आएगा तो हम आपको एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे। ओके तो एक बच्चों के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी KVPY किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना का फॉर्म निकला हुआ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप्स हो रहे हैं। ओलंपियाड जैसा आपने या कहा था। ओलंपियाड Okay. KVPY का किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इसका ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें और फॉर्म फिलअप करने की लास्ट जो डेट होगी वो आपकी 23 अगस्त है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे आप, बहुत नॉमिनल फीस है और इसके एग्जामिनेशन की जो डेट होगी दैट इज़ 29 अक्टूबर। तो एक एग्ज़ाम ये है और दूसरा एग्ज़ाम मैं यहाँ पे बच्चों के लिए रख रहा हूँ दैट इज़ टेक्नोथेलॉन। ये IIT गुवाहाटी ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, बड़ा यूनिक सा एग्ज़ाम है ओके IIT गुवाहाटी। अब देखें इसका कैरेक्टर क्या होता है। ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर इंडिया लगभग 350 इनके सेंटर्स हैं जहाँ पे आप एग्जामिनेशन जाके दे सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन बहुत रिसेंट 16 जुलाई इसकी एग्जामिनेशन की डेट है फर्स्ट राउंड की, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑलरेडी फिलअप हो रहे हैं। एग्जामिनेशन के फिल करने की जो फ़ी है, फॉर्म फ़ी दैट इज़ ऑनलाइन ओनली ₹100। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि 2 क्लास के बच्चों के लिए इस एग्जामिनेशन को रखा है, 9th 10th ओके एंड 11th 12th। तो इसमें आपको एज ए टीम इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है और एक टीम में 2 मेंबर होंगे। ओके या वो दोनों मेंबर क्लास 9th के हो सकते हैं, या दोनों 10th के, या एक 9th एक 10th का होगा। उसी तरह से या दोनों 11th के होंगे, या दोनों 12th के, या एक 11th एक 12th का होगा। तो एक टीम बनेगी और उस टीम को 2.5 घंटे में लगभग 27 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 27 क्वेश्चन 27 पे जहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। वो 27 जो क्वेश्चन होंगे, उस 27 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन का जो नेचर होगा वो आपके सिलेबस से थोड़ा सा अलग हटके होगा। यानी पजल टाइप के क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाउंडेड वो होगा। डे टू डे लाइफ से अटैच मैथ्स कैसे आ सकती है, पजल्स, फिगर्स दे के सारी चीज़ें, ये इस तरह के क्वेश्चन उसमें फ्रेम होंगे और उस एग्जामिनेशन को आप फेस करेंगे। फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करने के बाद टॉप 50 टीम्स को IIT गुवाहाटी में बुलाया जाएगा, फिर वहाँ पे उनका फाइनल एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले 5 बच्चे जो IIT गुवाहाटी के फाइनल राउंड में सिलेक्ट होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन उन 5 बच्चों को नासा भेजेगी फॉर ट्रेनिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो बहुत ही एक अच्छा एग्ज़ाम हो सकता है आपके लिए। इस एग्जामिनेशन को आप टेक्नोथेलॉन करके आप गूगल करें, सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कीजिए और 16 जुलाई जैसे मैंने बताया फर्स्ट जो इसका फर्स्ट राउंड टेस्ट है उसकी डेट्स है। ऑलमोस्ट 350 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप इसके एग्जामिनेशन सेंटर को ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ प्लीज़ गूगल नाउ। ओके, सो अगर आप में से कोई इस टेस्ट को देना चाहता है तो सर ने बताया वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। सर जैसा कि हमारा सवाल था कि व्हाट इज़ बिट सेट, तो उसके बारे में मैं चाहूँगा आप बताएं। जी, इसके पहले हम लोगों ने शायद साजिद साहब याद होगा, इंजीनियरिंग में 2 एग्ज़ाम्स के बारे में हम लोगों ने बताया। राइट। एक JEE मेंस के बारे में बताया था और एक एडवांस। हाँ, और JEE मेंस से मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। NITs हैं आपके, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, GFTI है, SFTIs हैं। राइट। उसके उसके बाद मैंने बताया था IIT JEE एडवांस, राइट, जो JEE मेंस के कट ऑफ के बाद आप करेंगे, और IIT JEE एडवांस से आपको कहाँ कहाँ एडमिशन्स मिल सकते हैं ये मैंने बताया था। और अब मैं बिट सेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सबसे पहले एक कॉलेज इन लोगों ने लॉन्च किया था पिलानी में। ये एक टाउन है राजस्थान में, जहाँ पे ये कॉलेज है और बहुत ही पुराना कॉलेज है। मैं समझता हूँ शायद आज़ादी के आसपास का कॉलेज है, और बहुत सारे हज़ारों हज़ार यहाँ से इंजीनियरिंग करके बच्चे निकले हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन पे इंडिया में और अब्रॉड में प्लेस्ड हैं। तो इसकी एलुमनाई बहुत स्ट्रांग है, या बहुत बहुत अच्छा, अपने आप में बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। और बिट्स पिलानी के बाद इन लोगों ने 2 कैंपसेस इंडिया में और बनाए, एक है बिट्स गोवा और एक है बिट्स हैदराबाद, और चौथा कैंपस इन्होंने गल्फ में बनाया है, दैट इज़ बिट्स दुबई। तो इनके 4 कैंपसेस हो गए।
बिट्स पिलानी जो सबसे पहला है, जो बिट्स राजस्थान गोवा में, है, ओके। बिट्स गोवा हो गया, बिट्स हैदराबाद है और बिट्स दुबई है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका अलग से एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करते हैं और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसके डिग्री के लिए हर बच्चा जो आईआईटी फेस करता है, जो एनआईटीज़ फेस करते हैं, जो बच्चे टॉप रैंकर्स होते हैं, वो इस एग्ज़ाम को भी ज़रूर फेस करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ओके सर, ये जो बिट्स के बारे में आपने बताया, ये मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों है? इसमें इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं सिर्फ इंजीनियरिंग? जी, इसमें इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं और कुछ 5 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं इंजीनियरिंग के साथ लगे हुए। उसमें जो है आपकी इकोनॉमिक्स है, मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल साइंस है, इस टाइप के हैं। तो ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्रीमियर इंस्टीट्यूट आप इसे कह सकते हैं। अच्छा सर, हाउ मेनी कॉलेजेस आर अंडर दिस टेस्ट? जैसे मैंने बताया कि 4 इनके कॉलेज हैं, पिलानी, ओके। गोवा, हैदराबाद एंड दुबई। अच्छा, ओनली 4 कॉलेज में Only आपको 4. एडमिशन मिलेगा थ्रू दिस थ्रू टेस्ट दिस के एंट्रेंस, जरिए? या इस एंट्रेंस के थ्रू। हाउ मेनी सीट्स आर देयर? मतलब जब ये एग्जाम होता है तो कितनी सीट लगभग अगर आप देखेंगे बिट्स के किसी भी कॉलेज में तो 8 स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग या 8 ब्रांचेस लगभग इनके पास हर कॉलेज में है, जिसमें मैं पॉपुलर ब्रांचेस आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, आई मीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती है, कंप्यूटर साइंस हो जाती है, आपकी केमिकल इंजीनियरिंग है। तो इस तरह से लगभग 7-8 ब्रांचेस हर कॉलेज में हैं और ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 2500 के आसपास सीट्स निकल के चारों कॉलेज में आएंगी। ओके जी। ओके, नोटिफिकेशन क्या होती है सर? नोटिफिकेशन के लिए जनरली एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स या बच्चों को पता नहीं चलता है कि किसी एग्जामिनेशन की डेट या नोटिफिकेशन कब आएगी, राइट? तो वो सारे एग्जामिनेशन जो 10+2 यानी 12वीं क्लास की एलिजिबिलिटी के बेस पे हैं, चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, आप ध्यान रखें कि उनकी नोटिफिकेशन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आ जाती है। ओके, अक्टूबर ये एक डेट होती है, इसके बीच में नोटिफिकेशंस आपकी आ जाती है। और जो एग्जामिनेशन की डेट होती है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद शुरू होती है। सारे एंट्रेंस बारी बारी सारे आते जाते हैं, क्योंकि मार्च एंड तक सारे बोर्ड्स जो होते हैं उनके एग्जाम्स खत्म होते हैं, चाहे वो मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं या आईसीएसई की बात करूं या स्टेट बोर्ड की बात करूं। तो मार्च एंड तक बोर्ड के एग्जाम्स और प्रैक्टिकल खत्म होते हैं। तो जनरली जो इस तरह के एंट्रेंस होते हैं उनकी डेट्स जो होती है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद होती है। जैसे मैंने JEE मेंस के बारे में बताया था कि इस साल उसकी डेट जो है वो 2 अप्रैल थी। लेकिन मैं बिटसेट की कंप्लीट नोटिफिकेशन की एक एक डेट आपको बता रहा हूं, जो इस साल जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, मैं 2017 को बेस मानते हुए ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जब आप 2018 के लिए एग्जामिनेशन देंगे तो 2017 अक्टूबर नवंबर में ये सब नोटिफिकेशंस आएंगी। माइट भी ऐसा हो सकता है कि कुछ डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन टेंटेटिव डेट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको पहले से पता हो कि कब फॉर्म आपको फिलअप करना है। ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज December 29th, 2016. Last date to apply for examination 10th March 2017. Correction in the application form March 7 to 10, 2017. Test center allotment March 15th, 2017. Slot booking started from March 20th to April 5, 2017. Hall ticket will be available, that is admit card, from April 15 to May 10. ओके। बिटसेट जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका 16 मई से 30 मई के बीच में किसी भी डेट में आप एग्जामिनेशन की डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कैंडिडेट मे अप्लाई फॉर एडमिशन विद 12th मार्क्स एंड preferred degree, that will be May 20th to June 30, and admit card and wait list release on May 19. These are the dates. इसको एक बार आप देखें और ज़रूर नोट कर लें। सो जो सर आपने डेट बताई है ये अकॉर्डिंग टू 2017 है, जो अभी इस साल आने वाले को थोड़ा टेंटेटिव आगे पीछे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि महीने भर का डिफरेंस आए, 2-4 दिन या 2-4 महीने, So 2-4 people should दिन, aware on this. 2-4 दिन या हफ्ते भर का। अब उसमें बड़ा एक लॉजिकल सा यहाँ पे मैं बात आपसे भी समझा रहा हूँ साजिद साहब। देखें होता क्या है कि जैसे किसी भी इस तरह के एंट्रेंस को आप देखेंगे तो लगभग बच्चे इसमें भी बिटसेट में भी लगभग 6 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं। तो अगर फॉर्म फिलअप करना है, फिर उन सबके हॉल टिकट्स निकालने हैं, यानी एडमिट कार्ड निकालना है, सेंटर का लोकेशन देखना है उनका,
तो ये करते कराते लगभग 2-2.5 महीने हो जाते हैं। फिर एग्जामिनेशन लेना है, फिर उसका रिजल्ट निकालना है। तो ये एक अपने आप ही आपको टारगेट रखना है कि लगभग अक्टूबर नवंबर में नोटिफिकेशन आएगी, लास्ट डेट 1 महीने के अंदर खत्म हो जाती है, उसके 2-2.5 महीने के बाद या अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद किसी भी डेट में एग्जामिनेशन के स्लॉट्स वगैरह आ जाते हैं। और उसी तरह से आपका आजकल ऑनलाइन एग्जाम है तो रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी आ जाता है। ओके, चलिए। अच्छा सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है फॉर दिस एग्जाम? 10+2 ओके with PCM, 75% aggregate, 60% in each chemistry, physics and mathematics. फिर रिपीट कर रहा हूँ, 75% aggregate in your 12th with science PCM and individually 60% in chemistry, physics and mathematics. ओके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन सर? ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन नहीं होता, ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको बताऊं, आपको एक सेंटर लोकेट किया जाएगा, आप वहां जाएंगे, आप पीसी के सामने बैठेंगे, टाइम आपके पास होगा, आप पीसी ऑन करेंगे और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे और टाइम आपका बाउंडेशन होगा, उसी बाउंडेड टाइम में आप उस पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। यानी जो आपके पास हार्ड कॉपी के फॉर्म में आता है वैसे ही एग्जाम नहीं होता है, ये एग्जामिनेशन सिर्फ ऑनलाइन होता है। तो आप सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल होगा? Yes, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग? डेफिनेटली, इसीलिए इस एग्जामिनेशन की डेट एक दिन नहीं होती है। ओके ये 16th, जैसे पिछली बार की जैसे मैंने डेट आपको बताई, 16 मई से 30 मई के बीच में कोई भी आप डेट ले सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रेफरेंस और भी बच्चों को दिया जाता है कि आप स्लॉट भी अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में देना चाहें तो मॉर्निंग शिफ्ट में भी आप स्लॉट ले सकते हैं, या अगर आप आफ्टरनून शिफ्ट में एग्जाम देना चाहें तो आफ्टरनून शिफ्ट में भी ले सकते हैं। और 16 से 30 मई के बीच की कोई एक प्रेफर्ड डेट भी आप ले सकते हैं। तो डिफरेंट डेट्स होती हैं इसमें। आई थिंक बहुत वेल मैनेजमेंट होता होगा इस चीज़ का, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से अगर कर रहे हैं बहुत ही अच्छा, नो डाउट। ऑनलाइन पे सब सेंटर पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, सारी चीजें अवेलेबल, अपना लैपटॉप ये सब कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे। इसका फॉर्म भी आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, इसका एग्जामिनेशन भी आपको ऑनलाइन देना है, रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। और आगे जब मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा तो उसमें इसका एक यूनिक कैरेक्टर है, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सवाल यही है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा इसका? फाइन, देखिए साजिद साहब ने कहा जाता है मुंह की बात ही छीन ली। इसके पेपर पैटर्न में जैसे जेईई मेंस में आप जाते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स होता है, इसमें भी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स, लेकिन एडिशनली पहला यूनिकनेस इस एग्ज़ाम का, इसमें इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी भी आती है। ओके तो ये पहला इंजीनियरिंग का एंट्रेंस देखें आप, जेईई मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस, यानी जेईई मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस से अलग हटके, पहला हटके आपको दिखाई देगा। इसमें केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश। यानी 40 क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 40 होंगे केमिस्ट्री, 40 होंगे फिजिक्स, 45 होगी मैथ्स और 15 आपके होंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी करके, एंड 10 क्वेश्चंस होंगे आपके mental ability and reasoning. Total number of question will be 150. Again repeat, 40 chemistry, 40 physics, 45 maths, 15 English proficiency, 10 mental ability, total number of question 150. सर मार्किंग की स्कीम क्या होगी? जैसा कि आपने आईआईटी और एडवांस में बताया था, दोनों की दोनों अलग अलग थी, जो कि इंजीनियरिंग टेस्ट एक ही था जी। हाँ, सो इसमें क्या होगी मार्किंग? इसमें उनसे भी अलग है। यहाँ पे मार्किंग स्कीम 3+ एंड 1-। ध्यान दें, जेईई मेंस में ये था कि करेक्ट एक क्वेश्चन किया तो 4 नंबर मिलते थे, गलत किया तो 1-, यानी कि 25% नेगेटिव था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आएंगे तो एक करेक्ट ऑप्शन के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर एक आपने गलत किया तो 1/3 यानी 33.33 के आसपास, यानी 3 नंबर में से 1 नंबर आपके डिडक्ट होंगे। तो यहाँ नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही है, ध्यान रखें इसका। अच्छा जी। तो जब भी आप अगर कंप्यूटर पे ऑप्शंस वहाँ पे होते हैं, वही 4 ऑप्शंस होंगे वैसे ही ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन 4 आंसर, सिंगल करेक्ट, कोई एक आपको ऑप्ट करना है और उसको आपको फिल करना है। अब इसमें मैंने पहले एक जो बात कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैंने पीछे कहा कि इसकी एक यूनिकनेस है। पहली यूनिकनेस तो ये बताया कि ऑनलाइन होता है, राइट। दूसरी क्या बताया मैंने कि इसमें इंग्लिश एंड मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। तीसरी बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बता रहा हूं, वो ये है कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं।
अब अगर आपने 150 क्वेश्चंस को जो अलॉटेड आवर आपका होगा, सपोज 3 आवर्स अगर आपको अलॉट किए गए, और 3 घंटे के अंदर अगर आपने वो 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो 12 क्वेश्चन एडिशनल आपको बोनस में मिलेंगे। ओके, बोनस में मिलेंगे। देखिए ये आईडीजे जेईई मेंस में और आईडीजे एडवांस में नहीं है, वो 20 यानी 12 क्वेश्चंस आपको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 150 क्वेश्चन को अगर अलॉटेड टाइम के अंदर आपने कर दिया तो आपको 12 क्वेश्चन एज ए बोनस मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन का फायदा क्या है आप देखिए, मतलब अगर 150 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद टाइम से पहले, या अगर आपने टोटल 150 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, चाहे वो क्वेश्चन सही हो या गलत हो, इससे कोई 3 घंटे का था, अगर हम 2.5 घंटे में अटेम्प्ट कर लिए तो हमको 10 बोनस क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको बोनस में मिलेंगे। वो 12 क्वेश्चन कैसे होंगे? 4 केमिस्ट्री के, 4 फिजिक्स के, 4 मैथ्स के। ठीक, अब इस क्वेश्चन की यूनिकनेस आप देखें और इसका फायदा देखें। ये जो 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, इस 12 क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा। ओके, पहला फायदा ये हुआ, ओके, 12 मार्क्स नहीं होगा। और दूसरा जो फायदा होगा वो ये होगा कि ये 12 क्वेश्चन जो आपने पहले 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उनमें से 12 गलत क्वेश्चन को ये रिप्लेस करेंगे। ओके, मतलब अगर सपोज कीजिए कि वहां आपने गलत कर दिया और इन क्वेश्चंस ने उस क्वेश्चन को रिप्लेस किया, तो 12 नेगेटिव तो आपके कम ऐसे ही हो जाएंगे। राइट, आपको एक और चांस मिल जाता है अच्छे मार्क्स, अच्छा मार्क्स करने का। तो ये बड़ा एक यूनिक सा फीचर है इस एंट्रेंस का, आप इस पे ध्यान रखेंगे। और जहां तक ये पूरा कंप्यूटराइज होता है, तो कंप्यूटर अपने आप सिस्टम है उसमें, जैसे आप अलॉटेड टाइम के अंदर करेंगे, उसमें प्रोग्रामिंग है, वो अपने आप 12 क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे। 4 केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स एंड 4 मैथ्स विदाउट नेगेटिव। और ये जो 12 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ये जो आपने पहले अटेम्प्ट किया है 12, उसमें से नेगेटिव जो आपके हो गए हैं उनको ये रिप्लेस करेंगे। अब सपोज करो कि मान लिया इसमें एक भी आपने सही नहीं किया और उधर 12 आपने गलत किया था, तो जैसे ये रिप्लेस करेंगे वो 12 नेगेटिव आपके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, वो खत्म हो जाएंगे, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो इस एंट्रेंस में जब आप जाएं तो थोड़ा सा एक्यूरेसी रखें और अपने क्वेश्चंस के अटेम्प्ट को बढ़ाएं, क्योंकि मैं एक चीज़ यहाँ पे रख रहा हूँ, बहुत ध्यान रखेंगे। 450 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन इस साल का जो टॉपर बच्चा होगा, मैं समझता हूँ कि उसका स्कोर मैं बताऊँगा आपको तो आपको सोच के हैरत होगी। ही गॉट 447 आउट ऑफ 450। आउट ऑफ 450। तो आप देखें कि स्कोर कितना होता है। और एक और ट्रेंड यहाँ मैं बच्चों के सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मैंने बिट सेट के बारे में, कि जैसे जैसे ईयर आप आगे देखेंगे, आप कभी गूगल करके इसको सर्च करें, आप पाएंगे। मैं 2015 के बाद का आपको बता रहा हूँ कि 2015 के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 450 में से 400 प्लस करने वाले कैंडिडेट की जो काउंटिंग है, संख्या है या नंबर है, वो बढ़ रही है। यानी पिछले साल का मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि 450 में से 400 प्लस स्कोर करने वाले 162 बच्चे थे। तो बी केयरफुल अबाउट दिस टेस्ट। ओके, सो मतलब आईआईटी एडवांस और मेंस और बिट सेट, मतलब ऐसे एग्जाम हैं जो आपको कामयाबी की राह की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आप इसके लिए थोड़ा मेहनत जरूरी है। डेफिनेटली। और बार बार ये बात हो रही है कि इन तीनों एंट्रेंस के लिए आपको अलग से तैयारी। इज नॉट द गवर्नमेंट, इट्स अ प्राइवेट। प्राइवेट बिरला का है, बिरला का है ये, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और तैयारी आपको ऐसा नहीं है कि इनके लिए सेपरेट किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ले लें, चाहे वो आईआईटी हो, जेईई मेंस हो, बिट सेट हो, किसी भी एग्जामिनेशन को आप लें, ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम होता है। दैट इज एज पर NCERT। जो CBSE का सिलेबस होता है उसी को बेस मान के बनाया जाता है। लेकिन मैंने पहले प्रोग्राम में आपको बता रखा है कि अब हर स्टेट का या किसी भी बोर्ड को जब आप लेंगे तो आप देखेंगे कि जो साइंस का सिलेबस है, जिससे इंजीनियरिंग या मेडिकल के करिकुलम को जो डिज़ाइन किया जाता है एंट्रेंस के, वो ऑलमोस्ट सारे कॉमन टॉपिक को लेकर डिसाइड किया जाता है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बिट सेट में SC ST OBC ये कैटेगरी है या सबके लिए? यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है और यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात है। आप मेरिट में होंगे तो आपका एडमिशन होगा। और साजिद साहब ने जब मेरिट की बात याद यहाँ दिलाई तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और मैं यहाँ बच्चों के लिए रख रहा हूँ। व्हाट इज? इस बिट सेट में हर स्टेट बोर्ड के जो फर्स्ट टॉपर या किसी भी बोर्ड का जो टॉपर होगा उसको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। ओके। जैसे CBSE का जो टॉपर होगा, ICSE का जो टॉपर होगा, महाराष्ट्र बोर्ड का जो टॉपर होगा, बिहार बोर्ड का जो टॉपर होगा, ऐसे बच्चों को बिट सेट में डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलेगा। आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है।
तो कोशिश कीजिए कि बोर्ड को टॉप कीजिए, डायरेक्ट आपको बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद या बिट्स दुबई में एडमिशन मिलेगा। सो उनको ये बिट सेट एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं रहेगी, एंट्रेंस उनको डायरेक्ट एडमिशन बताऊं मिलेगा। पहले क्या होता सिर्फ था, टॉपर को मिलेगा कि फर्स्ट सेकंड को भी? ओनली टॉपर। सिर्फ टॉपर को, क्योंकि अगर आप देखें तो 29 स्टेट्स हैं लगभग, हाँ। और हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड है, प्लस CBSE, ICSE और कितने सारे बोर्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है कि बोर्ड का टॉपर होना चाहिए। अच्छा, ऐसे क्यों है मैं बताऊं कि कुछ साल पहले इधर एंट्रेंस बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके पहले बिट्स में एडमिशन होता ही था मार्क्स के बेस पे। ओके, जो आपने बोर्ड एग्जाम में जो बोर्ड में आप 10+2 में PCM मिलाते थे, उसके बिहाफ पे वहाँ पे मेरिट लिस्ट लगती थी, और 97, 98%, 99% वाले बच्चों को बिट्स पिलाने में कंप्यूटर साइंस मिला करती थी। अब जब से ये किया है तो उस एक कैरेक्टर को इन्होंने अभी जिंदा रखा हुआ है कि जो बोर्ड का टॉपर है उसको ये डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और बोर्ड के टॉपर बनिए। ओके, अच्छा प्राइवेट है तो एक सवाल बहुत बड़ा होता है, कैंपस सिलेक्शन भी होता है इसमें? बहुत ही ज़बरदस्त, ओके, 100% प्लेसमेंट इन ईच एंड एवरी ब्रांच। ओके, बहुत ही बेहतरीन, इसकी एलुमनाई इतनी स्ट्रांग है कि आप किसी भी ग्लोब यानी वर्ल्ड के किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्री में जाएंगे, अगर वहाँ पे आपको बहुत सारे इंजीनियर मिलेंगे तो आपको वहाँ पे बिट्स का या बिट्स पिलाने का कोई ना कोई कैंडिडेट ज़रूर दिखाई देगा। तो जॉब, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट की कोई परेशानी नहीं है। ओके, हम में से ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनको बिट्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन आज थैंक यू सर, आपने हमें बिट्स के बारे में भी बता दिया कि एक ऐसा भी इंस्टीट्यूट है जो आप इसका एग्ज़ाम देके बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, जैसा कि हम बिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन कॉलेजेस में कोई और ख़ास बात है जो हमें पता ना हो, आप बताना चाहेंगे? एक जनरल सा ट्रेंड आप देखेंगे ओके, कि बीटेक करने के बाद मैक्सिमम बच्चे MBA की तरफ जाते हैं। राइट, आज तो और भी जा रहे हैं। ओके, दूसरा आप देखेंगे कि बीटेक करने के बाद बच्चे सिविल सर्विसेज की तरफ भी जाते हैं। राइट, तो एक ये भी ट्रेंड देखा जा रहा है। एक बिट्स पिलानी में 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। ओके, वो कोर्स क्या है कि किसी भी इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ ये 5 मैं कोर्सेज बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स, ओके, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, बल्कि जनरल स्टडीज़। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड कोर्स है ये 5 ईयर्स का। किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री के साथ मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और उसके बाद जनरल स्टडीज़। इनका कोर्स ऐसे है कि आप किसी भी एक इंजीनियर, सपोज कि जैसे मैंने मैकेनिकल लिया, ओके, और मैकेनिकल के साथ मैंने इकोनॉमिक्स अटैच कर लिया, तो 5 साल के बाद जब मैं वहां से निकलूंगा तो मुझे 2 डिग्री वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, बीटेक इन मैकेनिकल प्लस MSc इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो वो भी 5 साल पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा? 5 साल जो आप पढ़ेंगे वो आपको साथ साथ, वो इंजीनियरिंग के साथ साथ पैरेलल आपको पढ़ाएंगे। अब जो मार्केट में आप जब निकलेंगे तो मार्केट में इस डुअल डिग्री को एज अ इंजीनियर प्लस MBA के कॉम्बिनेशन से मार्केट देखता है। ओके, सो यू आर सेविंग अलग योर से, टाइम इन फ्यूचर, या अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। सो इज इक्विवेलेंट टू द MBA? कर सकते हैं, मैंने मार्केट में Okay, जो MBA अच्छी कंपनीज equivalent है, कंपनीज जो अच्छी कंपनीज है वो ऐसे ट्रीट करती है, यानी बीटेक प्लस MBA वाली जो वैकेंसीज फिल होती हैं वो वैकेंसीज उस तरह के स्टूडेंट जो बिट्स पिलानी से बीटेक प्लस इकोनॉमिक्स MSc होते हैं डुअल डिग्री प्रोग्राम में, वो भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और कंपनी उनको भी प्रेफरेंस देती है। ओके, तो एक तो पहला फायदा। हाँ, दूसरा फायदा ये है, सपोज कीजिए कि अगर मुझे IAS में जाना है तो जनरल स्टडीज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब मैंने क्या किया, जैसे इलेक्ट्रिकल में मैंने बीटेक का वो कर लिया और उसके साथ जनरल स्टडीज हमने जोड़ लिया। तो 5 साल के बाद निकले तो हमारी जनरल स्टडीज भी स्ट्रांग हो गई और हमारे पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री भी आ गई। तो हमको IAS के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं उसी फ्लो में रहूंगा और आराम से हमारी तैयारी होगी और हम IAS भी फेस कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ध्यान रखें, आप किसी भी इंजीनियरिंग के साथ इन सब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं आप, और मार्केट में बल्कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही वैल्यू है। और अगर आप IAS या PCS की तरफ जाना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए। तो इसको कह सकते हैं 2 in 1, मतलब दो चीज़ आपके हाथ में आएगी जब आप 5 साल बाद निकलेंगे। जी जी। सारे क्वेश्चंस हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपने बिट्स के बारे में हमें दे दी है। अब बढ़ते हैं व्यूवर्स के क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़। पहला सवाल है, हाय सर, आई एम मोहम्मद जैन सर, मुझे 12 के बाद MBA करना है अच्छे कॉलेज से, तो मुझे आप बताएं कि मैं 11-12 में कैसे मैं गुड मार्क्स स्कोर करूं।
जैन साहब एमबीए के लिए तो आपको पहले ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। ओके। तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप 10+2 के बाद ग्रेजुएशन करके आप कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है, इससे आईआईएम वगैरह में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एक्सएलआरआई है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं आई मीन फॉर एमबीए, या तो आप उसकी प्रिपरेशन करें, और नहीं तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि 10+2 के बाद आप बीबीए करके फिर आप एमबीए कर सकते हैं। जहाँ तक आपने 12th में स्कोरिंग की बात लिखी है, आपने बताया नहीं कि आप 12th साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स आप किससे कर रहे हैं। ओके। तो अगर आप ये बताते तो और भी यहाँ पे हम लोग क्लियरली आपको समझा पाते कि आप कैसे 12th में अच्छा स्कोर करें। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं विद मैथ्स हैं तो मैथ्स अपनी ठीक कीजिए, बिजनेस स्टडीज़ पे आप ठीक से ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स पे आप केयर कीजिए। एनसीईआरटी की बुक, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी की बुक प्रॉपर कीजिए, और साथ साथ मैं कहूँगा कि जब सिलेबस पूरा हो जाए तो एग्जामिनेशन के प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चंस टाइम बाउंडेशन में करने की कोशिश कीजिए, अच्छा स्कोर करेंगे आप। ओके सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, आई वांट टू नो दैट आई एम अ ग्रेजुएट इन जियोलॉजी। इफ़ आई क्लियर एन आईआईटी एग्जाम देन कैन आई टुक एडमिशन इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी? सर, ये सवाल है शौकत, जम्मू एंड कश्मीर से। शौकत साहब, अगर आप आईआईटी क्वालिफाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा तो बेहतर ये होगा कि आप वहीं से करें, और मैं तो आपको कहूँगा कि आप आईआईटी रुड़की से करें, वहाँ से एमएससी इन जियोलॉजी, बहुत ही अच्छा रिसर्च का ऑप्शन है आपके पास। और आईआईटी रुड़की के बारे में जहाँ तक बताया गया है कि जियोलॉजिकल साइंस में मैं समझता हूँ कि एशिया में एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, तो बेहतर होगा कि आप आईआईटी से सोचें। सर, ये अगला सवाल है महजवीन सिराज का। कह रही हैं, माई डॉटर अरहाना हसन हैज़ सिक्योर्ड 431 मार्क्स इन 2017 नीट in UR category. What is the best option for her? Can she get admission in MBBS or BDS in AIQ? इसमें मैं 2-3 बातें एक डाटा के अकॉर्डिंग आपको रखूं। ओके। कि देखें, मेडिकल में टोटल नीट के थ्रू अगर आप देखेंगे तो 62,000 62,000 के आसपास सीट्स होती हैं। तो 62,000 के आसपास जो सीट्स होती हैं उसमें अगर रिजर्वेशन कैटेगरी को आप लगा दें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग कर रही हैं तो 47.5% सीट्स आपके निकल के आती हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। तो 47.5 अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप आएंगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी सीट्स, तो मैंने 62,000 जो बताए वो सारे कॉलेजेस हैं जो नीट के थ्रू अपने यहाँ एडमिशन्स ले रहे हैं, नीट के स्कोर के थ्रू ले रहे हैं। जहाँ तक इस बार स्कोर का सवाल है, स्कोर बच्चों ने बहुत ज़्यादा किया है। आज ही मैं देख रहा था कि 536 एक बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन भी रखा है, तो 536 मार्क्स पे लगभग मैं बताऊं कि 42 बच्चों की रैंक है, यानी इतने मार्क्स लगभग 42 बच्चों ने स्कोर किया है। और उस बच्चे की मैं स्टेट रैंक बता रहा हूं, अगर यूपी से मैं रैंक उसकी बताऊं तो उसकी रैंक लगभग आ रही है 2200 के आसपास। ओके। तो थोड़ा यहाँ पे ये लगता है मुझे कि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट कट ऑफ में, फर्स्ट काउंसलिंग में हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपको ना मिले, लेकिन वेट ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है सेकेंड राउंड में कहीं ना कहीं आपको मौका मिले। तो मुझे लगता है कि 432 एक अच्छा मार्क्स है, लेकिन जो जनरल 431 जो बताया, लेकिन जो जनरल ट्रेंड अगर देखा गया है कि अगर आप स्टेट कोटे से जाते हैं तो मुझे यहाँ पे आपने स्टेट शायद बताया है आपने? नो। अगर आपने स्टेट बताया होता तो वहाँ पे मैं बताता कि सीट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपकी क्या गुंजाइश बनती है। वैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप यूपी में हैं तो कम से कम आपका मार्क्स जो है, अगर स्टेट कोटे से भी आप जाना चाहें तो 500 के या उससे ऊपर होना चाहिए, और ऑल इंडिया कोटे से जैसे AIQ से आपने लिखा है तो लगभग AIQ से आप 15% सीट से अवेल कर सकती हैं हर कॉलेज में, तो वहाँ की कट ऑफ जो है वो स्टेट कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर ही जाती है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप वेट कीजिएगा और सेकेंड राउंड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एम्स में या जिपमर में और नीट में कॉमन होते हैं तो वो निकल जाते हैं, या किन्हीं की रैंक अच्छी नहीं होती है, या किन्हीं को चाहिए किसी और लोकेशन पे MBBS लेकिन दूर मिलता होता है तो वो छोड़ देते हैं। तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड तक कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए, वेट कीजिएगा इंशाल्लाह। सर, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आई एम निकिता फ्रॉम गोवा। आई एम स्टडिंग इन क्लास 8 नाउ। आई एम वॉचिंग योर कामयाबी के रास्ते। थैंक यू सो मच। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू इन स्टडी आई कांट कॉन्सेंट्रेट, सो वॉट टू डू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडी? थैंक यू सो मच। निकिता, थैंक यू वेरी मच। और गोवा से आपने क्वेश्चन किया और देखिए ये स्टेट छूट रहा था, आपने उसकी भरपाई कर दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। जहाँ तक कंसंट्रेशन की बात आपने की, इंटरेस्ट लीजिए सब्जेक्ट में, बहुत छोटी क्लास में है, हमेशा ये ध्यान रखें। अब यहाँ एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं निकिता के लिए कोट कर रहा हूँ। ओके।
अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। डेफिनेटली उस काम को करेंगे, राइट। सिंसियरिटी से करेंगे। निकिता ध्यान रखिएगा, आने वाला वक्त बहुत ही कंपटीशन का है, एजुकेशन में एक एक्सीलेंस लेने का है। अगर आपको सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है, compete करना है, तो आपके अंदर एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। जिस दिन ये बात आप जहन में लाएंगी कि पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, सब्जेक्ट को समझना है, यही हमारी ज़िंदगी है, अपने आप ही आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। पढ़ाई तो इतनी आसान है जितनी आसान दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है। अगर किसी काम को आप करेंगे तो हो सकता है आपको मेहनत करना पड़े, बाहर जाना पड़े, मुशक्क़त करना पड़े, लेकिन पढ़ने में क्या है, टेबल है, चेयर है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है और सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। पढ़ते हुए बच्चे को मम्मी पापा भी बहुत प्यार करते हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स होइए, खुश होकर सब्जेक्ट को लेने की कोशिश कीजिए और ध्यान रखिए कि आपको लाइफ में एक्सेल करना है और एक्सेल करने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप ठीक से पढ़ें। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। माई नेम इज सैफ, आई जस्ट नाउ गेव माई 12th साइंस एंड गॉट 70%, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई वॉन्टेड टू गो फॉर BDS एंड आई गेव नीट बट आई गॉट लेस मार्क्स, सो वॉट शुड आई डू? आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम एंड माई ईयर। नीट के लिए अगर आपको लगता है कि टाइम नहीं है और आप फर्दर वेट नहीं कर सकते, तो मैं कहूँगा कि आप BSc की तरफ जाएं और कोशिश करें लाइफ साइंसेस की तरफ बढ़ने के लिए। वहाँ से आप बॉटनी ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स से आप आगे बढ़ें और फिर माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, या बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंसेस की फील्ड है, उसमें आप जा सकते हैं। तो अगर नीट के लिए नहीं रुकना है तो आप ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ें, लाइफ साइंसेज में देखें, अच्छे स्कोप्स हैं। सर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर मेरा नाम नरेंद्र है, मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। मैंने 11वीं पास की है और अब मैं 12th में हूँ। मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, चित्रकला। मुझे गुड नंबर लेना है तो क्या करूँ? 12th के बाद क्या करना है बताइए। जो स्टेट बोर्ड की आपकी किताब है उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, एक एक सम लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए और टाइम बाउंडेशन में आप करने की कोशिश करें। मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर लगाएं। जहाँ तक 12th के बाद आपने बात की है, अगर आप आर्ट्स से हैं, मैं कहूँगा कि आप ग्रेजुएशन करें और उसके बाद फिर किसी फील्ड में जाने की कोशिश करें। IAS आपके लिए है, सिविल सर्विसेज जिसको मैं बता रहा हूँ, या UPSC के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। राजस्थान के बहुत सारे बच्चे फोर्स की तरफ जाते हैं। आप 10+2 के बाद NDA देख लें आप आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, या 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन करने के बाद CDS की तरफ आप निकल सकते हैं, MBA देख सकते हैं आप। तो पहले तो आप कंसंट्रेट करके 12th में अच्छी स्कोरिंग लाने की कोशिश करें। ओके बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून। 11th के क्लास के फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बुक्स बताइए प्लीज़। आपने ये बताया नहीं कि आप किस बोर्ड से हैं, आप CBSE से या किस बोर्ड से हैं आप, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि NCERT की बुक और NCERT एग्जाम्पलर बहुत आसानी से और बहुत कम रेट पे अवेलेबल हो जाएगी। आप इसे करें, कोशिश कीजिए। अगर आप किसी भी बोर्ड में हो इस बुक को पढ़ने के लिए, अगर आप CBSE में हो तो प्रेफरेंस आपकी ये अच्छी होनी चाहिए। अगर आप CBSE में हो तो इसके अलावा मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, फिज़िक्स में SC वर्मा की किताब आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री में P बहादुर की, ये दोनों अच्छी किताबें हैं। ओके बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम ततीर फातिमा जैदी है, मैंने 12th पास आउट किया है, साइंस स्ट्रीम UP बोर्ड PCB, 75.6, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं पैरामेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ, अब प्लीज़ कुछ सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच, फ्रॉम लखनऊ। ततीर, पहले तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड, और बहुत ही अच्छी फील्ड आपके लिए। पैरामेडिकल तो आपके लिए है ही, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार, क्योंकि आपका मार्क्स से रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो भी स्टेट बोर्ड से आप हैं, मैं कहूँगा कि एक बार नीट की आप तैयारी करें, क्योंकि नीट से आप MBBS, BUMS, BHMS, BDS, ये चारों कोर्स में आप जा सकती हैं। तो एक बार आप पैरामेडिकल के साथ साथ मैं कहूँगा कि एक बार नीट की तरफ भी आप सोचें। जब आप नीट की तैयारी करेंगी तो पैरामेडिकल के जितने भी सारे कोर्सेज़ हैं, जब आप उनके एंट्रेंस को फेस करेंगे तो वो एंट्रेंस बहुत आसान आपको लगेगा। तो नीट एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। ओके थैंक यू सर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो सर। हेलो,
मेरा बेटा 4th में है, उसकी समझने से ज़्यादा रटने की आदत है। ये आदत कैसे बदलूं और उसे किस लाइन में भेजने की तैयारी करूं? यह मेरी भी आदत थी बचपन में और आई थिंक सबकी तकरीबन होती है। समझने से ज़्यादा रटने की आदत है। मैथ्स के हम लोग फॉर्मूलेज भी रट जी। पहले तो आप बहुत ही उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी मदर आप हैं। देखिए छोटा बच्चा है, 4th क्लास में है और इतनी आप सिंसियर हैं। बहुत उस बच्चे के लिए दुआएं और पूरी मुझे उम्मीद है कि इसी लगन के साथ अगर आप उसके साथ 6-7 साल लगेंगी तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं बच्चा आपका कामयाब ज़रूर होगा। जहाँ तक अभी आपने रटने की और समझ के पढ़ने की बात बताई, बहुत छोटी एज है। इस एज में अभी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि बच्चा समझ के पढ़ रहा है या रट के पढ़ रहा है। राइट। दरअसल होता है क्या है कि छोटी क्लास में जो स्कूल के होमवर्क होते हैं या जो स्कूल में पढ़ाने का तरीका होता है, सब्जेक्ट का कंटेंट या उसका जो मैटर होता है वो उतना इन डेप्थ नहीं होता है कि बहुत उसको समझाने की ज़रूरत है। इसलिए टीचर लाइन बाय लाइन बच्चों को समझाने की या याद कराने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चा आपका याद कर रहा है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो याद कर रहा है तो समझ भी रहा होगा, क्योंकि बहुत छोटी एज है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी आप डिफरेंस नहीं कर सकती। हाँ, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तब जाके आपको उसका पैटर्न पता चलेगा। हाँ, इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा आपके लिए कि आप उसको किसी ओलंपियाड से जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर ये नहीं होता है तो आपको मैं एक चीज़ और कहता हूँ, बहुत सारे जब आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसमें पज़ल्स आते हैं, तो आप उस पज़ल को काट के ला के उसको दें। कुछ मैथमेटिकल चुटकुलों की बुक्स भी आती है, पज़ल्स की, मैथमेटिकल पज़ल्स, वो बुक्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वो आप परचेज़ करके उसको दें, उसका इंटरेस्ट जगाएं। किताब से अलग हट के कोई किताब उसको जो मैथ और साइंस से लगी हुई है वो देने की कोशिश करें। एक मैं मैगज़ीन आपको बता रहा हूँ, बहुत पहले साइंस रिपोर्टर आती थी। साइंस रिपोर्टर अगर कहीं से मिलती है तो आप दें, वो पढ़ेगा, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। एक बार जैसे ही समझने की तरफ उसका जहन जाएगा फिर वो रटना छोड़ देगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई 12th बोर्ड सर, हाउ कैन आई परफॉर्म वेल इन माई बोर्ड एज वेल एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जाम्स, सो हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर माई एंट्रेंस एग्जाम, विच बुक शुड आई प्रिफर फॉर माई नीट एग्जाम? So many questions I think. NCERT, Okay. definitely NCERT, chemistry, NCERT, physics, NCERT, biology, example problem, physics, chemistry, biology, ये तो ज़रूर आप देखें। Okay. इसके अलावा कोई भी एक अच्छी सी गाइड बायोलॉजी की आप ले लें और एक केमिस्ट्री की, एक फ़िज़िक्स की आप ले लें। अरिहंत पब्लिकेशन से बहुत अच्छी किताब आती है, भारती भवन पब्लिकेशन से भी बहुत अच्छी किताब आती है, वो भी आप ले सकते हैं। 35 ईयर का क्वेश्चन बैंक आप ले लें, प्रोफेसर पी बहादुर के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत अच्छी उनके ऑब्जेक्टिव की किताब है, वो आप ले लें। NCERT ठीक से पढ़ें, एग्जाम पर प्रॉब्लम लगाएं, इससे आपके बोर्ड का भी स्कोर इंप्रूव होगा और नीट की तैयारी भी हो जाएगी आपकी। और किसी भी एक अच्छे कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं कहूँगा एलन का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और टेस्ट सीरीज़ को आप अच्छी तरह से परफॉर्म करें और अपनी रैंक को भी मॉनिटर करते रहें। ओके, थैंक यू सर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मैं सैयदा नायब जैदी, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम परसुइंग BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, सो इसके बाद कौन से जॉब कर सकती हूँ? दूसरा सवाल है, वैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस, तो उसके लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है या खुद सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ? नायब जैदी, आपने CDS के बारे में कहा। CDS का सिलेबस मैंने एक प्रोग्राम में बताया था, उसमें 10 तक की मैथ्स आती है और 12 तक की जो साइंस, आप बेसिक 10 तक की साइंस आप कह लें, जो जनरल साइंस में आती है, और बाकी GK है, इंग्लिश आपकी है और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आप क्योंकि BSc पास हैं, साइंस बैकग्राउंड है आपका, तो जितनी मैथ्स उसमें आती है वो मैथ्स आप जानती हैं, जितना साइंस का पोर्शन आता है वो भी आप जानती हैं, और मेंटल एबिलिटी, थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड जो होते हैं वो, उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इंग्लिश आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। आपको अलग से किसी कोचिंग की ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं है। जहाँ तक पेपर की बात आप है, एक बार आप गूगल करके उसका कोई एक टेस्ट पेपर ले लें, और अगर ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज CDS की अवेलेबल है तो उसे आप ज्वाइन करके देख लें, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होगा कि एक पैटर्न आपको पता चलेगा और प्रैक्टिस होगी और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। अगर कोई कोचिंग आसपास में मिल जाती है इकोनॉमिकली आपके फाइनेंशियल टर्म के अकॉर्डिंग, तो आप ले सकती हैं। अदरवाइज साइंस के बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, मैं नहीं समझता कि उनको CDS के लिए कोचिंग की ज़रूरत होगी। इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए आप। ओके सर, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, माई नेम इज़ अलीशा, हाई आई एम जुनैद, आई वॉन्ट टू बिकम एन डॉक्टर,
बट इन्होंने कुछ आगे लिखा नहीं आप दोनों ने लिखा नहीं कि आप अभी किस आई क्लास थिंक में ये हैं। विद कर्नाटक से सवाल है। आप दोनों ने ये Okay. लिखा नहीं कि आप दोनों किस क्लास में हैं। तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में आप डॉक्टर बने और जो दूसरा है वो इंजीनियर बने इंशाल्लाह। ओके, हमारी भी यही दुआ है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सर, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, व्हाट शुड आई डू आफ्टर 10th? आई एम वीक इन स्टडी, प्लीज सजेस्ट मी इन योर ओपिनियन। आई एम फ्रॉम मुंबई। जब आप जानते हैं कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो अपनी कमज़ोरी को दूर कीजिए, क्योंकि दवा आप ही को पता है, क्योंकि Right. बीमारी आप जानते हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो टाइम रहते उस वीकनेस को दूर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूज़ वही इंसान करता है जो अपनी कमी को जानते हुए उसको वक्त से दूर ना कर पाए। अगर आपको लगता है आपकी मैथ्स ठीक नहीं है, मैथ्स अपनी आप ठीक करें। साइंस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, साइंस ठीक करें। ध्यान रखें, सब्जेक्ट को समझिए, सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है। ओके सर, हमें भी पता था कि हम किसी सब्जेक्ट में वीक है तो वो सब्जेक्ट को हम पढ़ते ही नहीं थे। तरीका यही होता है। यही नॉर्मली पब्लिक अवॉइड जी, इट। मैं जिसमें बताऊं, मजा आती वही पढ़ते हैं। राइट आप सोचें कि आप ही के दरमियान का बच्चा ऐसा क्या उसमें है जी, कि आप किसी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो क्वालिफाई करता है। राइट एग्जैक्टली। पैटर्न कहाँ से चेंज होता है? जनरल बच्चों का तरीका ये होता है कि जो सब्जेक्ट उनका वीक होता है वो उसको छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। जो अच्छा होता है उसी को पढ़ते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि जो आपका अच्छा है उसको मेंटेन करके और अच्छा बनाइए, और जो वीकनेस आपकी है उस वीकनेस को आपको टाइम बाउंडेशन के अंदर दूर करना है। तो अगर आपको पता है कि आपकी कमी क्या है तो उस कमी पे आप काम करें। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। मुबशिर अली फ्रॉम मुंबई। आई जस्ट क्लियर 10th स्टैंडर्ड बाय 90.40%. Congratulations. I want to be a CA. How can I do CPT and when? After 12th or with 12th? I can do CA और मैं इसके साथ BCom भी कर सकता हूँ। Which is the best choice? हाँ मुबशिर साहब, आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज है, आपको और साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी बहुत कंग्रेचुलेशंस, और बहुत अच्छा मुस्तकबिल आपका हो सकता है। जहाँ तक आपने CA की बात की, तो CA के लिए आपको 10+2 कॉमर्स से पास होना पड़ेगा। तो पहले तो आप 10th के बाद कॉमर्स ले लें, और ध्यान रखें बहुत सारे बच्चे कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं। मैं आपको कहूँगा कॉमर्स विद मैथ्स लें, मैथ्स को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैथ्स आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सब्जेक्ट आपके लिए होगा। जहाँ तक CA के बारे में आप कह सकते हैं, तो CA के लिए दो रास्ते होते हैं। या तो आप इनफैक्ट 10+2 के बाद CPT जो होता है उसको एक एंट्रेंस इनका है, उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके आप CA कर सकते हैं, या आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक जब आप जॉब में जाएंगे तो आप देखें कि अगर एक पोस्ट के लिए 3 लोग या 4 लोग अगर आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो जो भी कंपनी होगी या जो सामने इंटरव्यू बैठ के ले रहा होगा वो हमेशा आपके पास क्या एक्स्ट्रा लियाकत है उसको देखने की कोशिश करेगा। Right. तो एक बंदा वो जो 12th के बाद CA कर रहा है और एक बंदा वो जो 12th प्लस BCom प्लस CA कर रहा है, वो डेफिनेटली आपके मुकाबिल में ज़्यादा एज लेगा इंटरव्यू में। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप CA करें तो साथ साथ ग्रेजुएशन भी करें, तो वो एक अच्छा कम्बिनेशन आपके लिए होगा। क्योंकि आप देखें बहुत सारे ऐसे भी आपको स्टूडेंट मिलेंगे जो CA के साथ साथ MBA भी करते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपके पास वैल्यूएबल डिग्रीज होगी उतनी ही जॉब में आपकी सिक्योरिटी होगी और उतनी कंपनी या मार्केट में आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, तो आई होप इन्हें ग्रेजुएशन भी साथ ही साथ करना चाहिए, लेकिन 12th के बाद आप CPT देके CA शुरू कर सकते और हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं सर जो 12th के बाद CA की तैयारी करने लगते हैं, 1-2 साल बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं हमको ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो साल वेस्ट होने से अच्छा है कि आप शुरू करें। मतलब CPT आप देके आप CA शुरू कर लें और साथ साथ आप BCom भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पार्ट टाइम आप कर लें, या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप पार्ट टाइम BCom कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके पास। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। आई एम राहिल इनामदार फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। आई हैव जस्ट पास्ड आउट माई 10th स्टेट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, I want to know some information about a aeronautical engineer and the petroleum engineering. Is there any scope of doing this engineering in India or in foreign countries? किसी भी इंजीनियरिंग में एक्सेप्ट डिप्लोमा, जो मैं समझता हूँ कि अगर आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है तो BTech डिग्री की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। ओके, किसी भी डिग्री कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है 10+2 विद द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो पहले तो आप 10th अभी आपने पास किया है, 12th पहले PCM करें। और जहाँ तक आपने स्कोप के बारे में कहा है, किसी भी फील्ड में अगर आपके अंदर लियाकत है तो आपके लिए स्कोप की कमी नहीं है। राइट, टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए।
और मैं कहूँगा अभी आप 10th में हैं, 12th ठीक से करें, और क्यों नहीं आप अपने जहन में IIT या NIT सोचें। अगर यहाँ से आप या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच में आप करते हैं तो आराम से आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाएगी, जो आपकी कमी नहीं है। ओके, इनका दूसरा सवाल है, आई हैव टू चूज़ सम लैंग्वेज इन 11th स्टैंडर्ड फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, सो इज़ इट ओके टू गो अप विद एनी फॉरेन लैंग्वेज एंड इट इज़ माई फर्स्ट टाइम टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज, थैंक यू। आजकल तो ये मुबशिर नाम बताया आपने? हिज नेम इज़ राहिल इनामदार। अच्छा, इनामदार साहब, आजकल तो एक स्कूल में एक कॉमन सा पैटर्न चला हुआ है, छोटी क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, कि आजकल 5th 6th में आजकल बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच की, जर्मन की, चाइनीज़ लैंग्वेज की, अरबी की, पर्शियन की अलग से एडिशनल क्लासेस दी जा रही हैं। तो अगर आप 10th के बाद करते हैं तो ये एक आपके पास एडिशनल टूल होगा। कल को अगर आप अब्रॉड जाना चाहेंगे वैसी कंट्रीज़ में जिसके लैंग्वेज को आपने सीखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको जाने में भी आसानी होगी और हो सकता है आपका प्लेसमेंट भी वहाँ बहुत आसानी से हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, इसको आप कंटिन्यू करें। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सर, मेरा नाम सरकार मेहंदी है, मैं BUMS में एडमिशन लेना चाहता हूँ, इसके लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा? सरकार मेहंदी साहब, BUMS के लिए तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ट्राई करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक अलग से टेस्ट होता है। अदरवाइज़ BUMS के लिए क्रॉस इंडिया एक सिंगल टेस्ट है, दैट इज़ नीट UG, जो 10+2 के बाद होता है। आप नीट ट्राई करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का टेस्ट ट्राई करें, इन दोनों को देखें, यहाँ से आप BUMS करें, बहुत कामयाबी है आपके सामने। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जी मेरा नाम शिखा है और मैं 11th कॉमर्स से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं 12th के बाद IPS की तैयारी कर सकती हूँ? शिखा, IPS या IAS के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तो आप 10+2 के बाद IAS या IPS को एक माइंड मेकअप करके जो उनके टॉपिक्स हैं उनको आप कंटिन्यू करें, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें ग्रेजुएशन है। तो आप ग्रेजुएशन करें और 10+2 के बाद साथ साथ कोई पैरेलल इंटीग्रेटेड टाइप की कोई 4 ईयर्स की या 3 ईयर्स की कोई कोचिंग ले लें, एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने आएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर, मेरा सवाल है कि 11th में कॉमर्स लेने के कौन कौन से रास्ते हैं? मैंने ICSE बोर्ड से 81% हाई स्कूल किया है जस्ट अभी, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉमर्स से तो इतने सारे रास्ते हैं कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के भी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, हायर डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, CA है, ICWA है, CS है, इसके अलावा MBA है, तो बहुत सारे। फिर आप MCOM करके रिसर्च की तरफ, तो स्कोप कॉमर्स में बहुत ही ज़्यादा है। आप पहले 10+2 ठीक से करें और स्टार्ट ही करें आप CPT से, देखिएगा एक अच्छा रिज़ल्ट होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है, क्या इसका स्कोप इंडिया में है और कितने % चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए? किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑटोमोबाइल करें, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करें। ध्यान रखेंगे, कोई भी अच्छा कॉलेज डायरेक्ट आज की डेट में मार्क्स पे एडमिशन नहीं देता, आपको एंट्रेंस उसका क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑल इंडिया लेवल की बात करेंगे तो JEE मेंस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। IITs के लिए जाएं तो IIT एडवांस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, या महाराष्ट्र में अगर किसी कॉलेज से आप करना चाहते हैं तो आपको MST CET का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आप एंट्रेंस की तैयारी कीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आई एम सैयद शरफ रिजवी फ्रॉम अलीगढ़ इन 10th स्टैंडर्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर AMU 11th entrance yet. I love maths and computer science program as I want to go for the software engineer in Google as I have already developed my own software, but my family members suggest me to go for doctor. I think both are equal. I am right? If I, please guide me. खुदा हाफिज़। देखिए, पहला प्रोग्राम साजिद साहब याद कीजिए, मैंने कहा था कि आने वाली जनरेशन इतनी अच्छी है कि अल्लाह उसके जहन में एक्स्ट्रा चिप डाल के भेज रहा है। अब आप देखिए, इस बच्चे की एज देखिए 10th में है और इसने अलग से अपनी एक्स्ट्रा अलग से कोई प्रोग्रामिंग डेवलप की हुई है कंप्यूटर में। मुझे याद आ रहा है, कंग्रेचुलेशन डेफिनेटली। और आपके वालिदैन भी, आपको बहुत अच्छा अल्लाह ने एक हीरा दिया हुआ है, आप इसको ठीक से रखें और इसको तराशने की कोशिश करें, बहुत कामयाब बच्चा निकलेगा। जहाँ तक इस बच्चे को मैं बता रहा हूँ, एक मुझे याद आ रहा है, ऐसे 7-8 साल पहले मैं दिल्ली में था तो मुझे एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। वहाँ पे एक किताब लॉन्च हुई, उस किताब का नाम था हैकर्स एंड क्रैकर्स।
ओके। तो उस किताब को लिखने वाला एक जो ऑथर था वो था, उसका नाम था साहिल खान। तो जब वो किताब लॉन्च हुई, तो किताब लॉन्च होने के बाद जब मैंने उस ऑथर को देखा तो मेरे होश ठिकाने नहीं थे। आपको सोच के हैरत होगी कि वो बच्चा सिर्फ 8th क्लास में था उस वक्त, तब उसने ये किताब लिखी थी, हैकर्स एंड क्रैकर्स। माय गॉड। तो देखें लियाकत कितना बच्चों में है। और ये बच्चा आपका है, जहाँ तक इसने गूगल के बारे में बात किया, देखिए मैं आप पेरेंट्स को मैं कह रहा हूँ, आप इसको 12th साइंस बहुत अच्छी तरह से कराइए सर, और इसको IIT कोशिश करें, IIT जे एडवांस अगर ये क्वालिफाई करे तो IIT में एक 5 ईयर का कोर्स है मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग करके, जो कंप्यूटर के फील्ड में रिसर्च के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। वहाँ से ये बच्चा अब्रॉड बहुत आराम से जा सकता है। इस कोर्स को करने के बाद 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स IIT में है, मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग करके है कोर्स। आप इसको IIT के लिए इंस्पायर करें। अगर ये कोर्स 5 ईयर का इंटीग्रेटेड करके ये निकलता है तो डेफिनेटली कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही मिरेकल कर सकता है ये। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम तंजीम फ़ातिमा फ्रॉम जौनपुर यूपी। सर मैं CBSE पैटर्न से हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं टॉप करना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी मैथ्स थोड़ा वीक हो गई है, क्योंकि जब मैं स्कूल में सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझे एक बार में समझ में नहीं आता है। प्लीज़ सजेस्ट मी हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स विदाउट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। तंजीम, आपने मैथ्स के बारे में लिखा, मैथ्स आपकी वीक है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा इंटरेस्ट लें, फार्मूला आप ठीक करें, कैलकुलेशन पे ख़ास तौर से ध्यान दें। देखिए, एज ए टीचर मैंने ये महसूस किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्ट पता होता है, लेकिन जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में एक्यूरेसी नहीं होती। दूसरी चीज़ जो अभी मैंने पहले नफ्सियाती एक पहलू रखा था कि एक दिल में डर होता है कि पता नहीं मैं इस सवाल को करूँ कहीं गलत ना हो जाए। राइट। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी काम को पहली बार करेंगे गलती होगी आपसे, तो आप गलती से डरे मत। क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। एक बार गलती होगी तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। विल यू गिव मी नीट काउंसलर फ़ोन नंबर? मैं नीट के काउंसलिंग के लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप नोट करें और इस पे कॉल करें आप 011-220-41807। दूसरा नंबर है 011-220-41808 और एक टोल फ्री नंबर है 1800-118-002। ये तीनों नंबर हैं, आप इस पर ट्राई करें और यहाँ से आपको रिस्पांस मिलेगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फातिमा AB फ्रॉम कर्नाटका। I secured 96 in accountancy and 94 in business study. I am confused whether to do CA or MBA. Please suggest me about this. मैं कहूँगा MBA की तरफ जाएं आप। मुझे लगता है अकाउंट्स में मार्क्स भी आपके अच्छे हैं, तो मुझे तो लगता है कि आप जितना अच्छा MBA की तरफ कर सकती हैं उतना CA की तरफ भी कर सकती हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अकाउंटेंसी के साथ साथ बिज़नेस में भी आपने अच्छा स्कोर किया है, तो माइट बी MBA आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छा स्कोप क्रिएट कर सकता है। लेट्स गो फॉर MBA। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम फ्रॉम इंदौर। आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास। माई सब्जेक्ट इज़ कॉमर्स प्लस इकोनॉमिक्स। प्लीज़ टेल मी व्हाट आई कैन डू आफ्टर 12th। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है। चैनल विन का बहुत खूब प्रोग्राम आ रहा है। आपका शुक्रिया कि आपने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया। सर, इनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जैसे आपने एक भी एपिसोड नहीं मिस किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये भी व्यूअर्स को बताऊंगा कि हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी एक पर्सन का क्वेश्चन मिस ना करें। राइट। थोड़ी सी टाइम की कमी होती है, इसकी वजह से कभी कभी परेशानी होती है। हम क्वेश्चंस को अगले वीक के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हम ज़रूर टच करते हैं। जहाँ तक आपने लिखा है आप तो CA भी कर सकते हैं, और इकनॉमिक्स क्योंकि है आपके पास, तो इकनॉमिक्स तो आज की डेट में बहुत ही ब्राइट सब्जेक्ट है। मैं तो कहूँगा कि आप इकनॉमिक्स ऑनर्स करें और इकनॉमिक्स के फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करें। MBA भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ओके सर, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आई एम अयान शेख फ्रॉम सिलवासा। आई हैव पास्ड आउट 10th। नाउ आई वांट टू गो इन मरीन इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज़ द एंट्रेंस एग्जाम फॉर दिस एंड विच इज़ द बेस्ट एग्जाम? वी ऑलरेडी डन, ऑलरेडी हमने किया हुआ एपिसोड देख सकते हैं। IIT बहुत अच्छा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मरीन इंजीनियरिंग के लिए हैं कॉलेजेस। आप एक बार YouTube पे हम लोगों के प्रोग्राम को देखिएगा, उस प्रोग्राम में हमने डिटेल किया हुआ है। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ इमरान शेख फ्रॉम कर्नाटका। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th।
I want to go for JEE. Should I go for coaching or prepare by myself? How should I prepare? जेई के लिए मैंने किताब जे एडवांस के लिए पिछले प्रोग्राम में बताया है किताब, जल्दी जल्दी से मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी आप ले लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लें, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में। फिजिक्स में एस.सी. वर्मा और रेजनिकल हेडेकी या इरोडोव की न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप। मैथ्स में अमित एम अग्रवाल की पूरी सीरीज़ आती है, सेलोनी या हॉलैंड नाइट का अलजेब्रा आपका आता है। इसके साथ साथ आप 35 ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाएं। केमिस्ट्री में पी बहादुर की बुक मैंने बताया था, मॉरिसन बॉयड की ऑर्गेनिक आपको बताई थी, वो अच्छी बुक है। और एग्जाम्पलर आप एनसीईआरटी की ज़रूर करें। तो ये बुक्स आप देखें और मेरे ख्याल से सफिशिएंट होगा, आप इन्हीं बुक्स पे कंटेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच। आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार है हमारा ये प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते, और उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप अपने बेहतरीन सवालात भेजते रहेंगे। और माफ़ी उन लोगों से चाहता हूँ जिन्होंने अपने सवालात भेजे लेकिन कोई वजह से आपके सवाल नहीं लिए गए। इसके 2-3 वजह हैं कि हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो आने वाले एपिसोड में हम आपका सवाल लेते हैं, या आप बराबर इन्फॉर्मेशन और सवाल नहीं करते हैं, तो हमें सवाल समझ में नहीं आता कि आप जवाब क्या चाहते हैं और किस तरीके का आप आगे बढ़ना चाहते हैं। वो थोड़ा सी लिखने और टाइपिंग मिस्टेक होती है, तो वो हमारे जब समझ में नहीं आता तो हम सही जवाब आप तक पहुंचा नहीं पाते। सर थैंक यू सो मच, आज के बारे में आपने काफ़ी कुछ हमें बताया। नेक्स्ट एपिसोड में आप क्या हमारे नाजरीन के लिए लेके आएंगे, तो मैं उनको बताऊं कि उसके ज़रिए कोई सवाल कर सकें। नेक्स्ट में अब इंजीनियरिंग में जितने सारे कुछ इंजीनियरिंग टेस्ट बचे हुए हैं, जैसे SRM है और मणिपाल है आपका, VIT आपका हो गया, यूपी में एक यूपी सीट का एग्ज़ाम होता है, महाराष्ट्र में MHT CET होता है। तो कोशिश करूँगा कि एक एपिसोड में जितने भी स्टेट के और ये दीगर टेस्ट हैं इनके बारे में आपको डिटेल करूँ और इनके एग्जामिनेशन पैटर्न और नोटिफिकेशंस के बारे में आपको बताऊँ। जैसे हमारे पास कई क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि स्टेट के बारे में बात की जाए, जैसे अंबिया के अभी क्वेश्चन था, तो आने वाले एपिसोड में जैसा कि हमारा एक पैटर्न बना हुआ है कि प्रोग्राम अकॉर्डिंगली करना है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें, हर एक के स्टेट के बारे में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली। और इंजीनियरिंग के बाद हमारी मेडिकल की पूरी फील्ड निकल के आती है, फिर हमारा मैनेजमेंट का फील्ड निकल के आता है, फिर हमारे सिविल सर्विसेज हैं, SSC के बारे में फील्ड निकल के आती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस चैनल से हर तरह के फील्ड में जितने सारे कंपटीशन हैं, हर कंपटीशन के बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मुल्क की खिदमत इस प्लेटफॉर्म से कर पाएँ। सो अगले एपिसोड में आपके सवाल का इंतज़ार रहेगा हमें। अगर IIT एडवांस या मेंस या बिट सेट जैसा कि आज प्रोग्राम हुआ है, और भी अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अपने स्टेट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल आए हैं, तो हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। वो सवाल पूछने का बेहतरीन मौका है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और यहाँ पे SM रज़ा सर आपको बेहतरीन जवाब देंगे। जैसा कि हमने कहा है कि जब भी आप अपने सवालात हमें भेज रहे हों तो अपने शहर का नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें, और आपके परसेंटेज क्या हैं और किस स्टैंडर्ड में हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, सारे जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आप ज़रूर लिखें ताकि सर को आसानी हो जवाब देने के लिए। सर हम नाजरीन को गुड बाय कहें, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बच्चे का, मैं चाहता हूँ वो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ दूँ। ज़रूर लें आप। सर इनका क्वेश्चन है कि नीट में UG 2017 दिया है जिसमें स्कोर किया है 536, क्या मुझे जनरल यूपी स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगा? सर प्लीज़ इसका जवाब दें, उन्होंने कई बार लिखा। देखिए जो आपका नाम है सर सैयद मोहम्मद जॉन, मिस्टर जॉन, सैयद मोहम्मद जॉन, जो आपने अपने मार्क्स लिखे हैं उस पर मैं समझता हूँ कि आपकी जो स्टेट रैंक है वो लगभग आपकी आ रही है 2084 से लेके 2122 के बीच में, यहाँ पे आपकी रैंक आ रही है। और अगर आप देखें 85% कोटे के अकॉर्डिंग, तो पूरे यूपी में आपके पास जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं दैट इज़ 5799, इतने सीट्स हैं आपके पास यूपी में। तो रिजर्वेशन पॉलिसी को अगर आप यहाँ लगाएं तो 47.5% जो आपके जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स होती हैं, तो लगभग उसमें ये सीट्स निकल के आ जाती हैं। मैं समझता हूँ कि 6,000 अगर आप ले लें और उसका 47% ले लें आप, तो 2400 के आसपास निकलती हैं, और आपकी जनरल रैंक लगभग पहुँच रही है 2122 के आसपास। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको MBBS ज़रूर मिल जाएगा। तो आप घबराइएगा नहीं, सेकंड राउंड का आप ज़रूर वेट कीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको MBBS आगरा या मेरठ, इनमें कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए। इंशाल्लाह दुआएं हैं कि आपको ज़रूर कामयाबी मिले, आपको एक अच्छे MBBS कॉलेज में सीट लेने में। ओके, जो रैंक आपकी थी 536 राइट, उसके 536 मार्क्स थे, ओके, उसके अकॉर्डिंगली हम भी उम्मीद करते हैं और दुआ भी करेंगे आपके लिए कि आपको जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आ जाए कि आपको एडमिशन कहाँ पे मिलने वाला है। बहरहाल सर इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा कि अगर आपके पास सवाल हैं तो आप अपने सवालात हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam, WIN
ISLAM islam@gmail.com। और अपने सवालात आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9930474147। इस पे जब अपने सवालात भेज रहे हों, जैसा कि हमने कहा है कि पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अपने सवालात भले से छोटा ही लिखना है, लेकिन पूरे सवाल आप सही तरीके से लिखें ताकि हम आपको सही जवाब दे सकें। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।